पिछले पार्ट में हमने देखा कि डीमन की पत्नी की मौत के बाद राजघराने के लोग उसकी अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे। शोक सभा चल ही रही थी कि तभी महारानी एलिसेंट के छोटे बेटे प्रिंस एमंड को अचानक ड्रैगन की चीख पुकार सुनाई दी। एमंड पर ड्रैगन पाने का जुनून हमेशा से सवार था, तो वो चुपके से बाहर निकल गया। पता चला वो ड्रैगन कोई और नहीं बल्कि डीमन की स्वर्गीय पत्नी लेना वेलारियन का ड्रैगन था, दुनिया का सबसे पुराना और खूंखार ड्रैगन वेगा। एमंड जान पर खेलकर उसके पास पहुंचा। आमतौर पर ड्रैगन किसी नए सवार को अपनाते नहीं, लेकिन न जाने कैसे वेगा ने उसे अपना लिया। ये मंजर डेमन की बेटियों ने महल से ही देख लिया। एमंड पहली बार उड़ान भर रहा था, इसलिए लगा कि वो गिर जाएगा, मगर किसी तरह खुद को संभाल लिया। डेमन की बेटियां ये खबर तुरंत अपने चचेरे भाइयों तक ले गईं। उधर एमंड भी वेगा की सवारी करके वापस लौट आया, लेकिन जब सबको पता चला कि वेगा को उसने चुरा लिया है तो डेमन की बेटियां उस पर टूट पड़ीं, क्योंकि वेगा उनकी मां लेना वेलारियन का ड्रैगन था और वही उसे पाना चाहती थी। चूंकि एमंड उन चारों बच्चों में सबसे ताकतवर था, उसने अकेले ही सबको पीट दिया। ऊपर से ताना मारते हुए रहनीरा के बेटों को कहा कि वो उन्हें उनके असली पिता हार्विन के पास पहुंचा देगा, जिनकी मौत 2 दिन पहले ही हैरनहाल के किले में हुई थी। जब बात नाजायज पर आ गई तो जाकेरिस सापे से बाहर हो गया, लेकिन मिलकर भी वो लोग एमंड का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे थे। तभी लूसेरिस ने चाकू निकालकर एमंड के चेहरे पर वार कर दिया और यहीं से पूरा बवाल मच गया। इस झगड़े में एमंड की एक आंख चली गई। जब लूसेरिस से पूछा गया कि उसने हमला क्यों किया, तो उसने अपनी मां से कह दिया कि एमंड ने उसे नाजायज कहा था। ये सुनकर राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने एमंड से पूछताछ की कि उसे ऐसी बातें किसने सिखाई। डर के मारे एमंड ने अपने बड़े भाई एगोन का नाम ले लिया। एगोन से पूछने पर उसने वही बात दोहराई जो उसकी मां महारानी एलिसेंट पहले ही राजा से कह चुकी थी कि रहनायरा के बच्चे अपने माता पिता से बिल्कुल अलग दिखते हैं, और ये बात सबको मालूम है। राजा गुस्से से गरज उठे और सबको फटकारते हुए कहा कि अगर किसी ने भी दोबारा रहनायरा के बच्चों को नाजायज कहा तो उसकी जबान फिर कभी नहीं खुलेगी। लेकिन एमंड का एक आंख फूटा, उसका क्या? महारानी ने राजा से एक आंख के बदले रहनीरा के बेटे की आंख फोड़ने की मांग की, जिस पर पूरा बवाल मच गया। राजा तो मानने से रहे, इसलिए गुस्से में एलिसेंट ने अपने अंगरक्षक सर क्रिस्टन कोल को आदेश दिया कि उसे जाकेरिस वेलारियन की एक आंख चाहिए। मगर क्रिस्टन कोल भी राजा के सामने दबे रह गए और कुछ न कर पाए। इतने में अचानक महारानी एलिसेंट ने राजा की कमर से खंजर खींच लिया और रहनीरा के बच्चों पर टूट पड़ी। अपने बच्चों को बचाने की कोशिश में रहनीरा का हाथ कट गया। तभी जाकर महारानी को थोड़ी ठंडक मिली। अब मामला सर के ऊपर जा चुका था। महारानी को उसकी औकात दिखाने के लिए चाचा भतीजी ने एक होने का फैसला किया, लेकिन यह तभी मुमकिन था जब रहनीरा का पति सर लेनोर रास्ते से हट जाए। तभी वो टारगेरियन रिवाज के मुताबिक शादी कर सकते थे। डेमन ने इसका भी इंतजाम कर दिया, एक आसान मौत, और वो भी गवाहों के साथ। डेमन समुद्र में ऐसी जगहों को जानता था जहां काल काम खत्म करने के बाद चैन से जिंदगी गुजार सकता था। काल ने सुपारी स्वीकार कर ली और सर लेनोर को मारने जा पहुंचा। इसके बाद बाकी का खेल डेमन ने संभाल लिया। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई छिड़ गई। उसी दौरान वहां मौजूद एक बच्चा ये सब देखकर मदद बुलाने दौड़ा, लेकिन जब तक मदद लेकर लौटा सर लेनोर मारे जा चुके थे। उनका शरीर पूरी तरह जला दिया गया था। पहले बेटी चल बसी और अब बेटा, राजा की बहन रेनिस के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उनकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई। हफ्ते भर के अंदर लॉर्ड कॉर्लिस के 2 जवान बच्चे मर गए, लेकिन हकीकत बिल्कुल उलट थी। रहनीरा ने अपने पति को मरवाया नहीं, बल्कि उसे आजाद कर दिया। वो डेमन के दिए सोने के साथ उसी गुप्त टापू पर चला गया जहां से कभी कोई उसे ढूंढ न पाए। और फिर कुछ ही दिनों बाद रहनीरा ने डेमन से शादी कर ली। इससे ड्रिफ्टमार्क में यह अफवाह फैल गई कि रहनीरा ने ही अपने पति की हत्या करवाई ताकि वो डेमन से शादी कर सके और महारानी एलिसेंट को चुनौती देने के लिए और भी शक्तिशाली बन सके। कुछ साल बाद ट्रियार्की के साथ एक जंग में लॉर्ड कॉर्लिस बुरी तरह घायल हो गए। इतना खून बहा कि वो मरने की कगार पर थे और ऊपर से मियादी बुखार ने उन्हें जकड़ लिया था। ऐसे में सवाल उठने लगा कि ड्रिफ्टमार्क का अगला शासक कौन होगा। हालांकि कॉर्लिस पहले ही अपने उत्तराधिकारी के रूप में अपने बेटे के बेटे जाकायरिस वेलारियन को चुन चुके थे, लेकिन कॉर्लिस का भाई यह मानने को तैयार नहीं था। उसने भी गद्दी पर दावा ठोक दिया। यह मसला राजा के दरबार तक पहुंचा। राजा बहुत बीमार चल रहे थे, फिर भी फैसला सुनाने आए, क्योंकि जब कॉर्लिस पहले ही अपने नाती को उत्तराधिकारी बनाने का फैसला कर चुके थे
तो आखिर किस हक से उनका भाई गद्दी पर दावा कर रहा है? इस पर वेमॉन वेलारियन ने तर्क दिया कि उसकी रगों में सच्चे वेलारियन का खून बह रहा है। उसने राजा के फैसले का विरोध किया और सबको वह पुरानी बात भी याद दिलाई जब राजा ने टारगेरियन परंपरा के खिलाफ जाकर एक लड़की को उत्तराधिकारी बनाया था। उसने कहा, अब ऐसा नहीं चलेगा। वेलारियन किसी ऐसे को ड्रिफ्टमार्क का शासक नहीं बनने देंगे जिसके भीतर वेलारियन का खून ही न हो। उसने साफ शब्दों में कहा, उसके बच्चे नाजायज हैं, वैश्या है। रहनीरा के बच्चे वेलारियन नहीं बल्कि नाजायज हैं और वो एक वैश्या है। यह सुनकर राजा तिलमिला उठे और गुस्से में बोले, तुम्हारी जबान काट दूंगा। बड़े भाई ने कहा, करने का तो करने का। ये देख पूरा दरबार सन्न रह गया। वैसे महारानी एलिसेंट के बेटे और रैनीरा के बेटे अब काफी बड़े हो चुके थे। महारानी का वो बेटा जिसकी एक आंख लूसरीज वेलारियन ने फोड़ दी थी, अब युद्ध कला में पूरी तरह निपुण हो चुका था। और सबसे बड़ी बात, आज भी उसके दिल में लूसरीज से बदला लेने की आग जल रही थी। लेकिन उसी रात राजा ने पूरे परिवार के लिए दावत रखी और सबको आपसी मनमुटाव भुलाकर एकजुट रहने का संदेश दिया। रैनीरा ने भी आगे बढ़कर उनकी बात का समर्थन किया और महारानी एलिसेंट के प्रति आभार व्यक्त किया कि उन्होंने राजा की बहुत अच्छी तरह देखभाल की है। निस्संदेह इसके लिए वो प्रशंसा की पात्र थीं। एलिसेंट ने भी रैनीरा के साथ अपने सारे गिले शिकवे दूर कर दिए और उसके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। मतलब अब वो भी इस बात से सहमत थी कि रैनीरा ही तख्त की असली हकदार है। मामला पूरी तरह सुलझा हुआ लग रहा था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। राजा के जाने के बाद लूसरिस काफी देर से प्रिंस एमोंड को देख मुस्कुराए जा रहा था, मानो याद दिलाने की कोशिश कर रहा हो कि किस प्रकार उसने एमोंड की आंख फोड़ी थी। एमोंड बचपन से ही गुस्सैल स्वभाव का था। उसने दोनों भाइयों की ताकत पर ताने कसने शुरू कर दिए। इस पर वे भड़क गए और उनके बीच हाथापाई हो गई। हालांकि किसी तरह सैनिकों ने आकर उन्हें अलग कर दिया। रैनीरा का वहां रुकना बिल्कुल सही, इसीलिए वो महारानी से विदा लेकर लौट गई। इसके कुछ देर बाद ही राजा को लगने लगा कि एगन ही वह राजा है जो पूरे साम्राज्य को एकजुट करेगा और अपनों को साथ लेकर चलेगा, क्योंकि उनके पूर्वज राजा एगन ऐसा कर चुके थे और राजा को लग रहा था कि एगन सेकंड भी वही काम करेगा। अगली ही रात महाराज विजरिस की मृत्यु हो गई। यानी अब होने वाला था आयरन थ्रोन के लिए महासंग्राम, क्योंकि मरने से पहले राजा कह गए थे कि वो एगन को राजा बनाना चाहते हैं। ऑटो ने इसका भरपूर फायदा उठाया। ऊपर से वह हैंड ऑफ द किंग तो था ही, यानी राजा की अनुपस्थिति में सारे निर्णय वह खुद ले सकता था। राजा की मृत्यु की खबर भी गुप्त रखी गई ताकि रैनीरा तक इसकी भनक न पहुंचे। उसी पल काउंसिल मीटिंग बुलाई गई। ऑटो ने सबको बताया कि राजा मर चुके हैं, लेकिन मरने से पहले उन्होंने ईगन को राजा बनाने की इच्छा जताई थी। उनके आखिरी शब्द यही थे और महारानी एलिसेंट इस बात की गवाह थीं। कुछ काउंसिल सदस्य तुरंत एगन को 7 राज्यों का राजा घोषित करने पर जोर देने लगे, लेकिन एक बड़ा मसला था। शहर की सुरक्षा संभालने वाले 2 सेनापति डीमन के वफादार थे। पहले उन्हें हटाना जरूरी था। ये साजिश पहले से रची जा चुकी थी और एक को छोड़कर लगभग सारे काउंसिल सदस्य बहुत पहले से ही एगन को राजा बनाने की चाल चल रहे थे। रानी को बड़ा ताज्जुब हुआ कि उनकी पीठ पीछे इतना सब कुछ हो रहा था। तभी लॉर्ड बीसबरी ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह षड्यंत्र वो अपने जीते जी सफल नहीं होने देंगे। उनका तर्क था कि हजारों योद्धा और 7 राज्यों के सभी लॉर्ड ने रैनीरा के प्रति वफादारी की शपथ ली है। इसके विरुद्ध जाना राजद्रोह है, जिस पर तर्क दिया गया कि वह तो 20 साल पुरानी बात है। लेकिन लॉर्ड बीसबरी उनके बहकावे में नहीं आए। तब घायल आशिक यानी क्रिस्टन कोल ने उन्हें हमेशा के लिए चुप करा दिया। अब बात उठी डेमोन और उसके परिवार को खत्म करने की, लेकिन महारानी एलिसेंट भड़क उठी। उन्होंने कहा कि राजा कभी भी अपनी बेटी को मारना नहीं चाहते थे और अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। जिस पर रानी के पिता ने कहा कि उनके पास आज रात तक का ही समय है। अगर रैनीरा का परिवार जिंदा रहा तो वे तख्त की चुनौती देते रहेंगे और हमेशा खून खराबा होगा, इसलिए उन्हें खत्म कर देना ही बेहतर होगा। ये बात सुनकर रानी भी चुप हो गईं। इसके बाद ऑटो ने सर वेस्टरलिंग को आदेश दिया कि अपनी टुकड़ी लेकर ड्रैगन स्टोन जाए और उन्हें खत्म कर दे। लेकिन वेस्टरलिंग ने किंग्स गार्ड के सेनापति के पद से इस्तीफा दे दिया और साफ कहा कि वह सिर्फ राजा का आदेश मानते हैं। जब तक कोई एक राजा आधिकारिक रूप से नहीं बनता तब तक उनका यहाँ कोई काम नहीं। अब रही बात राजा की चचेरी बहन रहनेस को मनाने की, तो वो ड्रिफ्टमार्क के मुकदमे की सुनवाई के बाद यहीं थीं और उनका समर्थन पाने की जिम्मेदारी महारानी एलिसेंट ने खुद उठाई।
राजा की मृत्यु के बाद से ही रैनीस को उनके कमरे में बंद कर दिया गया था, जिसके लिए एलिसेंट ने माफी भी मांगी। लेकिन उन्हें बंद करना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि वे ईगन को राजा बनाने वाले थे। ऐसे में राजा की मृत्यु वाली बात गुप्त रखना जरूरी था, ताकि रैनीरा को तख्त की दावेदारी करने का मौका ही न मिले। इसके लिए रैनीरा और उसके बच्चों की कुर्बानी भी देनी होगी। रानी ने यह भी सोचा कि इससे रैनीस को कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि रैनीरा से रिश्ता रखने के बाद रैनीस का बेटा मारा गया और बेटी भी अब नहीं रही। और सबसे बड़ी बात, रैनीरा के दोनों बेटे सर लेनोर के असली बेटे भी नहीं थे, यानी वो रैनीस का अपना खून नहीं थे। इसलिए उनके मरने से रैनीस को दुख नहीं होना चाहिए। इन सब के बाद रैनीस ड्रिफ्टमार्क में अकेली रह जाएंगी और तब राजा एगन का उन पर पूरा समर्थन होगा। वो ड्रिफ्टमार्क में निडर होकर शासन करेंगी। यही रानी का प्रस्ताव था। हालांकि इस सब में एलिसेंट यह भूल गईं कि रैनीस की बेटी लेना वेलारियन की 2 बेटियां थीं, जिनका विवाह उन्होंने रैनीरा के दोनों बेटों से तय कर दिया था। वो किसी भी हाल में नहीं चाहेंगी कि रैनीरा के दोनों बेटे मारे जाएं। खैर, रैनीस ने चुपचाप महारानी की हाँ में हाँ मिलाई और सही समय का इंतजार करने लगी। लेकिन उनके पास समय ही तो नहीं था। रात को राजा की मृत्यु हुई और सुबह एगुन की ताजपोशी होने वाली थी। तभी रैनीरा का एक वफादार सर एरिक कारगिल उनको छुड़ा ले गया। सर एरिक और सर एरिक जुड़वां भाई थे और दोनों किंग्स गार्ड की सेवा के लिए चुना गया था। इनमें से बड़ा भाई एरिक एगन की तरफ था, जबकि एरिक रैनीरा के प्रति निष्ठावान था। वे आगे बढ़े तो देखा कि रैनीरा के एक और वफादार को फांसी पर लटका दिया गया था। यानी जो भी एगन का विरोध कर रहा था, उन्हें चुन चुनकर खत्म किया जा रहा था, ताकि बाकी लोग डर जाएं और सुबह एगोन का समर्थन करें। किसी तरह महारानी रैनीस महल से बाहर निकल तो गईं, लेकिन अपने ड्रैगन मीलीज को पीछे छोड़ना नहीं चाहती थी। पर वहां जाना खतरनाक था, वो फिर से पकड़ी जा सकती थीं। इसी दुविधा के बीच वो भीड़ में फंस गईं। सेना किंग्स लैंडिंग के लोगों को घर घर से निकालकर उस जगह ले जा रही थी जहां एगन की ताजपोशी होने वाली थी। रैनीस को भी मजबूरी में उसी भीड़ के साथ वहां जाना पड़ा। आखिरकार पूरे किंग्स लैंडिंग की प्रजा के सामने हैंड ऑफ द किंग ऑटो हाईटावर ने दुखद सूचना दी कि महाराज विजरिस अब नहीं रहे और अब उनके नए शासक होंगे राजा के बड़े बेटे एगन टारगरियन। इसके बाद एगन की ताजपोशी की रस्म शुरू की गई और सबका ध्यान उसी ओर था। इसी मौके का फायदा उठाकर महारानी रैनीस भीड़ से निकल गईं। जल्द ही एगन की ताजपोशी पूरी हुई और जनता ने न चाहते हुए भी उसे अपना राजा स्वीकार कर लिया। लेकिन तभी बवाल मच गया। अचानक महारानी रैनीस अपने ड्रैगन मेलिस पर सवार होकर सभा के बीच आ धमकी। सामने मेलिस को देख एलिसेंट के खेमे में दहशत फैल गई, क्योंकि महारानी रैनीस चाहती तो उसी क्षण नए राजा और उनके समर्थकों को आग में झोंक देती। लेकिन यह लड़ाई उनकी नहीं थी। उन्हें कैद करने का अंजाम क्या हो सकता है, ये दिखाकर वो वापस लौट गईं और सीधी पहुंची ड्रैगन स्टोन, जहां रैनीरा का परिवार रहता था। वहां उन्होंने रैनीरा से मुलाकात की और पूरी बात बताई। राजा मर चुके हैं, एगन की ताजपोशी हो चुकी है, वगैरह वगैरह। लेकिन राजा की मृत्यु कैसे हुई, यह भी एक बड़ा सवाल था, क्योंकि 2 दिन पहले ही वो बिल्कुल ठीक थे। डेमोन ने अंदाजा लगाया कि जरूर उस रखैल ने सिंहासन के लिए उसके भाई का कत्ल किया है। वो चचेरी बहन रैनीस पर बरस पड़ा कि इस गुस्ताखी के लिए उन्हें तो उनको जिंदा जला देना चाहिए था। इस पर रैनीस ने साफ कहा कि यह लड़ाई उनकी नहीं है। वो नहीं जानती कि राजा कैसे मरे, और सबसे जरूरी बात, वे रैनीरा और उसके बच्चों के लिए आ रहे हैं। समय रहते उन्हें इस जगह को छोड़कर चले जाना चाहिए। पल भर में सारे सपने राख होते देख रैनीरा के आंखों में खून उतर आया। इस स्ट्रेस में उसका चौथा बच्चा खराब हो गया। उनके ऊपर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। हालात इससे भी बदतर ना हो जाए, इसलिए डेमन ने टापू पर पहरा बढ़वा दिया, ताकि कोई भी जहाज उनकी तरफ आता हुआ दिखे तो उसकी उन्हें जानकारी हो, क्योंकि डेमन भागने वालों में से नहीं, भगाने वालों में से था। जल्द ही रैनीरा की ताजपोशी हो गई। मतलब उसने साफ ऐलान कर दिया कि वो 7 राज्यों की असली महारानी है और एगुन कुछ भी नहीं। डीमन ने युद्ध की तैयारियां भी शुरू कर दी, लेकिन इसके लिए पहले उन्हें 7 राज्यों के लॉर्ड को उनकी ली हुई शपथ याद दिलानी थी, जिसमें से हाईटावर घराना तो पहले ही उनके खिलाफ था और लैनिस्टर घराना से भी उनके संबंध उतने अच्छे नहीं थे। चूंकि ये तो हम देख ही चुके हैं कि ईगन को राजा बनाने में लैनिस्टर घराने के लॉर्ड का पूरा सहयोग था, साथ ही साथ और भी 2 घरानों का सहयोग था। मतलब वो पहले से ही सशक्त थे।
लेकिन ड्रिफ्टमार्क का हाउस वेलारियन रेनायरा के पक्ष में था, जिनके पास वेस्टरोस का सबसे बड़ा नौसैनिक बेड़ा था। इसके अलावा क्राउनलैंड्स के कई घराने जैसे बार एमन ऑफ शार्प पॉइंट, डार्कलिन ऑफ डस्केंडेल और मैसी ऑफ स्टोन डांस भी खुलकर रेनीरा के समर्थन में थे। फिर भी अगर बिना खून खराबे के किंग्स लैंडिंग पर जीत हासिल करनी थी तो उन्हें हाउस एरन, जो कि रेनीरा की मां का घराना था, के साथ साथ बाराथियन और स्टार्क घराने को भी अपने पक्ष में करना पड़ता। हालांकि अगर रेनीरा चाहती तो उनके खेमे में 4 के मुकाबले 13 ड्रैगन थे, वो तुरंत बाजी पलट सकती थीं। लेकिन जब ड्रैगन युद्ध में उतरते हैं तो सिर्फ तबाही आती है। रेनीरा राख के ढेर पर शासन नहीं करना चाहती थीं, इसलिए उसने सख्त आदेश दिया कि वो पहले हमला नहीं करेंगे, बल्कि कायदे से 7 राज्यों के लॉर्ड को उनकी शपथ याद दिलाएंगे, सत्ता में बहुमत जुटाएंगे और कम से कम खून खराबे में हाई टावर घराने को घुटनों पर लाएंगे, और जो उनके खिलाफ जाएगा उनको ड्रैगन के कहर का सामना करना पड़ेगा। अब बात फंसी कि बाराथियन और स्टार्क घराने को रेनीरा के समर्थन के लिए चिट्ठी कैसे भेजी जाए। तो इसके लिए रेनीरा के दोनों बेटे तैयार हो गए, क्योंकि रेवेन के मुकाबले उनके ड्रैगन कहीं ज्यादा तेज थे। बेला के पास भी ड्रैगन था, लेकिन रानी ने उसे भेजना ठीक नहीं समझा। दरअसल डेमन और स्वर्गीय लेना वेलारियन की 2 बेटियां बेला और रेना अब बड़ी हो चुकी थीं और समझदार भी। सालों पहले इन चारों ने ही मिलकर एमोंड को वेगा को चुराने पर पीट दिया था। खैर, डीमन ने रिवरलैंड का समर्थन प्राप्त करने जिम्मा उठा लिया। दूसरी ओर महारानी एलिसेंट भी यही चाहती थीं कि युद्ध टल जाए। वो चाहती थीं कि रेनीरा बिना लड़ाई के ईगोन को राजा मान ले। इसीलिए उसने अपने पिता ऑटो हाईटावर के माध्यम से रेनायरा के पास एक शांति प्रस्ताव भेजा। मीटिंग के बीच ही खबर मिली कि उनकी ओर से एक जहाज और 3 ड्रैगन आ रहे हैं। दरअसल वो युवा राजा एगोन की तरफ से शांति प्रस्ताव लेकर आए थे। हैंड ऑफ द किंग लॉर्ड ऑटो ने रेनीरा से इस पर बात शुरू की, लेकिन उससे पहले ही रेनीरा ने उसकी बात काटते हुए कहा कि अब वो कोई राजकुमारी नहीं, बल्कि 7 राज्यों की रानी है, और उसके खिलाफ खड़े हर व्यक्ति की गिनती गद्दारों में होती है। इस पर ऑटो मुस्कुराते हुए बोला, सिंहासन ऐसे ही नहीं मिल जाता, इसके पीछे लगती है कड़ी तपस्या और सालों की मेहनत। बड़े सालों बाद ही सही, हमने उसे हासिल कर ही लिया। रेनीरा गुस्से से जल भुन गई। ऑटो बात जारी रखते हुए बोला, हमारा राज्य ड्रैगन स्टोन को शांति से रहने का मौका देगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें समय समय पर ड्रैगन के अंडे देने होंगे। दरअसल इस जगह का नाम ड्रैगन स्टोन ऐसे ही नहीं पड़ा। यहाँ की खाड़ियों में विशालकाय ड्रैगनों के घोंसले थे, और जब जब राजा के परिवार में कोई जन्म लेता तो उस बच्चे के पालने में रखने के लिए ड्रैगन का अंडा यहीं से लाया जाता था। ऑटो उसी परंपरा के अंडों की बात कर रहा था, और अगर रेनीरा ये शर्त मानने से इनकार करती है तो वो साफ कहता है कि हम लाशों को रौंदते हुए भी ये अंडे ले जाएंगे। इतना सुनकर डेमन भी चुप नहीं बैठा। उसने ऑटो को राजा विजरिस के टुकड़ों पर पलने वाला कुत्ता कह डाला। साफ था कि उनके बीच अब टकराव होकर ही रहेगा। उनके जाते ही डेमन रिवरलैंड्स की ओर रवाना हो गया, जबकि जकैरिस उत्तर और लूसरिस दक्षिण निकल पड़ा। क्योंकि स्टॉर्म्स एंड सबसे नजदीक था, इसीलिए लूसरिस सबसे पहले वहीं पहुंचा। जैसे ही वो अपने ड्रैगन से उतरा, उसने देखा कि वेगा पहले से वहां मौजूद है, यानी प्रिंस ईमुंड उससे पहले ही स्टॉर्म्स एंड के लॉर्ड बोरोस बार्थियोन से मिल चुका था। लूसरिस ने राजा को रानी का पत्र सौंपा, लेकिन बोरोस पत्र पढ़ते ही भड़क उठा। उसने कहा कि उसके पिता ने शपथ ली थी, उसने नहीं, और ऊपर से रानी ने उसके बारे में कोई प्रस्ताव भी नहीं भेजा। दूसरी ओर एगोन ने बोरोस के समर्थन के बदले प्रिंस ईमुंड की शादी उसकी बेटी से कराने का प्रस्ताव भेजा था। इसलिए बोरोस ने लूसरिस को डांटकर दरबार से भगा दिया। जैसे ही लूसरिस जाने के लिए मुड़ा, एमुंड ने उसे लड़ने की चुनौती दे डाली। एमुंड आंख के बदले आंख चाहता था, क्योंकि लूसरिस ने ही उसकी एक आंख फोड़ी थी। लेकिन लूसरिस पहले ही कसम खाकर आया था कि वो किसी भी खून खराबे का हिस्सा नहीं बनेगा। वो सिर्फ संदेशवाहक था, इसीलिए उसने चुनौती ठुकरा दी। लेकिन ईमुंड जबरदस्ती पर उतर आया। हालांकि राजा बोरोस ने बीच बचाव किया और लूसरिस को सुरक्षित यहां से जाने दिया, मगर ईमुंड इस सुनहरे मौके को छोड़ने वाला नहीं था। उसने लूसरिस का पीछा किया और उसे बुरी तरह डराया। काफी देर तक उनके बीच चूहे बिल्ली का खेल चलता रहा। आखिरकार एरेक्स को खाड़ियों के बीच से निकलने का मौका मिल गया। चूंकि एरेक्स छोटा था और वेगा विशालकाय, इसलिए वेगा उसके ऊपर ऊपर उड़ता रहा। तभी अचानक एरेक्स ने उस पर हमला कर दिया।
देखते ही देखते दोनों ड्रैगन अपने अपने राइडर्स के कंट्रोल से बाहर हो गए और आखिरकार वेगा ने लूसेरिस और एरेक्स को खत्म कर दिया। जब ये खबर रेनीरा तक पहुंची तो वो बेकाबू हो गई और उसी पल उसने काउंसिल के बीच प्रिंस एमोंड का सिर मांग लिया। दूसरा सीजन पहले वाले से भी दमदार है। अगर आप लोग चाहे तो मैं उसको भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा।